Bismillahirrahmanirrahim. Students, today is our lecture number 2 for first year physics of chapter number 2. Name of this chapter is Scalars and Vectors. ये हमारा आज का हेडर है जी। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि हम डेली इस तरह का हेडर ज़रूर बनाएंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि हम इससे रिलेटेड चीज़ों को देख सकें। हमने कल तक जिन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, पहले थोड़ा सा मैं रिव्यू करूँगा और फिर उससे आगे हम बात करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में जिन चीज़ों को कवर किया था, नंबर 1 डेफिनेशन थी ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स की। इसके बाद हमने कवर किया था कि यूनिट वेक्टर क्या है। फिर हमने कवर किया था यूनिट वेक्टर के बाद ज़ीरो वेक्टर क्या है। फिर हमने कवर किया था कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। ये वो टॉपिक्स है जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे और हमारे लिए काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि हर नया लेक्चर प्रीवियस को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेगा। तो ये मैं कोशिश ये किया करूँगा डेली बेसिस पे कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बता सकूँ कि प्रीवियसली हमने क्या काम किया है। हमने ये टॉपिक कल तक हमने डिस्कस किए थे। आज मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है जी सबसे पहले कि पोजीशन वेक्टर हम किसको कहते हैं। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर के लिए आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हर वो वेक्टर जिसकी पोजीशन क्लैरिफाइड हो। अगर किसी वेक्टर की पोजीशन क्लैरिफाइड नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है हम उसको पोजीशन वेक्टर कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहने की जो असल वजह है वो कुछ और है। तो यहाँ जो उसकी पोजीशन है वो बेसिकली कुछ यूँ है। गौर कीजिए कि मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, ये वाला। और इस ओरिजिन पर अगर कोई वेक्टर पाया जाए इस जगह पे तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए पोजीशन वेक्टर है। देखिए जी, ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पर x और y की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ये हमारा
एक्स एक्सिस है, मेरी क्लास है अभी, मुझे कॉल नहीं करना 2 घंटे तक, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? 2 घंटे वेट करो। ये हमारे पास जी y एक्सिस है, ये वो वेक्टर है जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इस वेक्टर को हम कहते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी सिंबल हमारे लिए हमेशा स्मॉल आर रहेगी। याद रहे कि कैपिटल आर हम रिजल्टेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने स्मॉल आर इस्तेमाल किया। तो इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर कि किस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, वो यही है कि हर वो वेक्टर जो कि ओरिजिन से शुरू हो तो हम कहेंगे वो हमारे लिए पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसका मकाम 0 0 होना चाहिए, और ये भी ध्यान में रखा जाए कि हम इसको स्पेस में कहीं पे भी आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। ये बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वेक्टर किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, तो इसका जवाब है यस। Vectors can be displaced from one position to another, but that displacement is required in a specific direction parallel to the previous one. तो वो जो पिछला वेक्टर है जिसके हम उठा रहे हैं, जिस सिम से उठा रहे हैं, हम उसी के पैरेलल तो उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट या टर्न करके हम उसे मूव नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखता हूँ। सच टाइप ऑफ वेक्टर which originates from origin and its position is specific is called position vector. Position vector is represented by small r, position vector cannot be moved from one place to another. ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि रिगार्डिंग पोजीशन वेक्टर आपको याद रखनी पड़ेगी कि पोजीशन वेक्टर एक्चुअली एक जगह से किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। ये जिस मकाम पे मौजूद होते हैं ये वहीं रहते हैं, इनकी ओरिजिनेशन 0 पॉइंट से यानी ओरिजिन से होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा पोजीशन वेक्टर के हवाले से। अच्छा जी, कल हमने जीरो वेक्टर भी डिस्कस किया था, नल वेक्टर भी डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर भी डिस्कस किया था, फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी डिस्कस किया था। आज मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। कोशिश हमारी होगी कि मैक्सिमम चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर अप करें। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाई थी कल। वेक्टर्स, मुझे कोई जवाब दे, कल के लेक्चर हमने कहाँ छोड़ा था? स्टूडेंट्स काइंडली मुझे बताइएगा कल का लेक्चर हमने कहाँ ड्रॉप किया था। Addition of vectors can be done by two of the following ways.
दो तरीके हैं जी वेक्टर्स को ऐड करने के। नंबर वन, एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। नंबर टू, एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वेक्टर्स की एडिशन का हमारे सिलेबस में कोर्स में ये दो ही तरीके हैं। या तो हम हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करेंगे, या हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसे ऐड करेंगे। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मामला है, ये उस वक्त आप पढ़ सकते हैं जब आपको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा दें। तो अब तक तो मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाई, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को जस्ट एज अ इंट्रोडक्टरी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ रेजोल्यूशन पे। इसको हम यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ये हमारा आज का कंसर्न है जी, कि किस तरह से कोई वेक्टर रिजॉल्व किया जा सकता है। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हम उसे तोड़ेंगे। कोई भी वेक्टर रिजॉल्व तब होगा जब हम उसको एक्सीस पर नोट डाउन करेंगे, उसको प्लेस करेंगे, फिर ही वो होगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर इस पे काम करते हैं। The process in which a vector is resolved into its rectangular components is called resolution of a vector। जब किसी भी वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये काम हमारे लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा। अब किसी भी वेक्टर के जो रेजोल्यूशन है वो दो टाइप्स की होती है। एनी वेक्टर may have two of the following rectangular components। नंबर वन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नंबर टू है वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से क्या मुराद है वो भी हमें देखना होगा। अब देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले किसी वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। ये वो एक्सीस है जिस पर कोई वेक्टर मौजूद है। लेट्स से यहाँ मैं कोई एक वेक्टर f एज्यूम करता हूँ। ये रहा वो वेक्टर f। ये वेक्टर f है। इस वेक्टर f में हमें देखना ये होगा कि किस तरह से ये रिजॉल्व हो सकता है। देखते रहिएगा।
बेटे ये तो है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है आपका वेक्टर एफ। इस वेक्टर एफ में अगर आप डॉटेड लाइन बिल्कुल सीधी बनाएं तो ये आपका बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, और ये एक्स एक्सिस पर जो वर्टिकल कंपोनेंट की बजाय ये बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स। यहाँ एंगल थीटा बनाया जा रहा है। थीटा के बिल्कुल जो सामने साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, और 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेनस, और जो लेफ्ट ओवर साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। यानी अगर मैं इसके अंदर ट्राइंगल को स्टडी कर लूँ तो ट्राइंगल में ये वाला पॉइंट है मेरा ओ, ये पॉइंट होगा मेरा ए, और ये पॉइंट होगा मेरा बी। तो ट्राइंगल होगी ओ ए बी। ये ओ ए बी जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल कहलाएगी। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एंगल 90 डिग्री का पाया जाए। अब इस राइट ट्राइंगल में ओ ए बी में आपको ओ ए को भी समझना होगा कि ये जो ओ ए है ये क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब और भी कर दूं यहाँ पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये ओ ए जो साइड है आपकी, ये है बेसिकली एफ एक्स, मगर ये बेस है। इसी तरह से ए बी, ये आपके लिए है एफ का, मगर ये परपेंडिकुलर है। एक साइड है ओ बी, ये कैपिटल एफ है, मगर ये है हाइपोटेनस। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको समझनी भी है और याद भी रखनी है। ये डायग्राम आपको पेपर में बनानी पड़ेगी, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है जी, साइड बाय साइड मैं वर्डिंग भी लिखूंगा और ये काम भी करेंगे। अब मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको यहाँ मैं कैलकुलेट करके देता हूँ आपको, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। देखिए, हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू, देखो ये जो बेस है ना, बेस अब आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं ये दरअसल ओ ए है, और जो हाइपोटेनस है वो ओ बी है।
और ओ ए की जो वैल्यू है वो जो मैंने डिटरमिन की वो एफ एक्स है और ओ बी की जो वैल्यू है वो एफ है। तो कॉस थीटा फाइनली एफ एक्स अपॉन एफ आएगा। ये लेफ्ट पे चला जाए तो एफ कॉस थीटा एफ एक्स के बराबर आएगा। ये मेरे पास एक रिजल्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। बिल्कुल इसी तरह से हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कर सकते हैं। वो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप उसे खुद याद रखिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ज़रूरी है जी कि यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मैं साइन की लूँगा। अब ये बात अब आप कुछ चीज़ें ना याद करना भी शुरू कर दें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो उसके लिए हमने कॉस की रेशियो ली। जब वर्टिकल कंपोनेंट आएगा तो उसके लिए हमने साइन की रेशियो लेनी है। अब देखिए कि साइन किस तरह से काम करेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। डायग्राम में देखिए कि परपेंडिकुलर कौन है, वो है आपका ए बी और हाइपोटेनस जो है वो आपका है ओ बी। ए बी की जो वैल्यू है आपके पास वो है एफ वाई और ओ बी जो है वो एफ है। तो फाइनली पता ये चला कि साइन थीटा बराबर है एफ वाई अपॉन एफ के। एफ यहाँ डिवाइड है तो लेफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ वाई के। अब आप जल्दी से इसे याद कर लें कि एफ एक्स एफ कॉस थीटा है और जो एफ वाई है वो एफ साइन थीटा है। ये वो मुकम्मल हमारा टॉपिक हुआ जो रिक्वायर्ड था कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर किस तरह से होगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए मैंने आपको यूँ करवाया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाए, कोई गलती कर बैठे। सबसे पहले आज हमने ये डिस्कस किया, नंबर 1 है ये मेरा नंबर 2 है, ये मेरा नंबर 3 है, ये मेरा नंबर 4 है और ये मेरा नंबर 5 है। तो ये सीरीज़ में इस तरतीब में मैंने काम किया है। इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखना ये होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की एप्लीकेशन क्या है। जैसे जैसे हमारी स्टडीज़ आगे बढ़ेंगी तो हमारा टॉपिक मज़ीद एक्सप्लोर होता चला जाएगा। आप सबको चाहिए कि इस तरतीब में अपनी तैयारी भी साथ साथ करना शुरू कर दें। सिर्फ वीडियो लेक्चर को देखना या सुन लेना काफ़ी नहीं होगा, आप बाकायदा इसको याद करना भी शुरू करें। क्योंकि मेरा जो लेक्चर है उसमें मैं प्रॉपर आपको जिस तरह क्लासरूम की टीचिंग होती है सिंपल मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये है क्योंकि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ ली तो फिर आप इससे अगला जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसकी डायग्राम अब आप अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। वैसे भी हम जब क्लासरूम में भी लाइव पढ़ाते हैं तो भी मुश्किल होती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट बाय यूजिंग दिस टूल जूम। आप लोगों को ये अच्छे से करा दिया है। ओके बेटे, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, इसके स्क्रीन शॉट्स आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 2। नाम है इसका स्केलर्स एंड वेक्टर्स।
बार बार मैं कहता हूँ कि हम ये हेडर ज़रूर बनाएंगे ताकि याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ये माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जी। एक में जाना फिर बच्चों से इंटरेक्ट कर लो। बेटे माहिन शेख, मैंने आपको अनम्यूट किया, मुझसे बात करें ज़रा। जी सर। क्या हेड टू टेल रूल मैंने कल करवा दिया था आपको? नो सर, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। ओहो, कोई और स्टूडेंट मुझे बताए जो कल क्लास में थे। किंजा फरीद, आप कल क्लास में थी? किंजा फरीद, यस सर। कल मैंने हेड टू टेल रूल करा दिया था? जी। बस फिर तो ठीक है जाएगा मुझे। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। हम पढ़ते हैं अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर की हम एडिशन पढ़ेंगे लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए से पढ़ेंगे। ये हमारा आज का कंसेप्ट है। आज की क्लास में मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इसकी डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। चलिए, देखिए ये सबसे पहले मैं आपको एक वाई एक्सिस बना के दे रहा हूँ। तो ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ मैं दो वेक्टर्स लेता हूँ। एक वेक्टर मैं लेता हूँ ये वाला, इस वेक्टर को सेपरेटली भी आप देख सकते हैं, ये रहा। और एक और वेक्टर मैं लेता हूँ ये वाला, इसको भी मैं सेपरेटली में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये एंगल आपके जहन में रहे। जस्ट इस वेक्टर को, रेड वाले को अब आप फोकस करें कि इस रेड वेक्टर का जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। भाई एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, और एक इसका ये कंपोनेंट होगा। सही है। इसी तरह से इस वेक्टर के, ब्लू वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक ये होगा जी, हॉरिजॉन्टल है इसका, और एक ये होगा, वर्टिकल है इसका। बस ये आप देखें कि मैंने दोनों को रिजॉल्व कर दिया है। हाँ, हफ्ते को मिलेगा। आज आज शायद मिल जाए। पूछ लो, उसको बता दो अगर हो तो लेता है। वो दे आएगा तो मैं दे दूंगा आपको। देखिए हमारे पास समझने वाली बात ये है कि इसको मैं कहता हूँ ये है मेरा वेक्टर ए, इसको मैं कहता हूँ ये है मेरा वेक्टर बी। ये वाला होगा ए वाई, ये वाला होगा ए एक्स। जब आप इसको वेक्टर कह रहे हैं तो आप इसके एरोज भी बनाएंगे। इसी तरह ये भी बनेगा, इसका भी एरो बनेगा। ए को बी से हमने हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया, ए को रिजॉल्व किया, बी को भी रिजॉल्व किया, तो ये हो जाएगा बी एक्स, सॉरी बी वाई, और ये हो जाएगा बी एक्स।
अब गौर करने की बात यह है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ए एक्स है, इससे आगे अगर मैं यहाँ तक चला जाऊं तो ये बी एक्स है। गौर करें, ए एक्स और बी एक्स को अगर मैं ऐड कर लूं तो वो मेरे पास बन जाएगा आर एक्स, यानी रिजल्टेंट एक्स बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ तक की लेंथ को ले लूँ तो ये मेरे पास आर एक्स बन जाएगा, जो कि ए एक्स और बी एक्स का सम है। क्योंकि हेड पे रूल से ऐड करो ए एक्स को बी एक्स के साथ, तो देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों रिजल्टेंट आर एक्स बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला हिस्सा, ये जहाँ मैं डॉट लाइन अब लगा रहा हूँ, ये ए वाई के पैरेलल है, तो ये भी ए वाई हो जाएगा। इस ए वाई को बी वाई में अगर मैं प्लस कर लूँ तो ये दोनों मिलके आर वाई बना देंगे। अब सवाल पैदा हो, ये आर कहाँ से आएगा। अब मैं आपको आर फाइनली बना के देता हूँ। आर ये रहा, ये है आपका आर। हेड से हेड मिलेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। टेल से टेल मिल गई, हेड से हेड, ये आर है। अब इस वेक्टर आर का एक कंपोनेंट आर एक्स ये रहा और दूसरा कंपोनेंट आर वाई ये रहा, जो कि ए वाई और बी वाई को प्लस करने पे मिलेगा। तो जल्दी से स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी पेन उठाइए और इसकी प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में मैंने आपको ये डायग्राम बनाना सिखाने की, फिर कल मैं इसका आपको मैथमेटिकल वर्क भी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क यहाँ आप देख लीजिए कि हो ये रहा है कि ए एक्स प्लस हो रहा है किसके अंदर, बी एक्स में। ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा। बी एक्स क्या होगा, बी कॉस थीटा। और ये दोनों बराबर किसके आ रहे हैं, आर एक्स के। तो आर एक्स की ये आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए, बिल्कुल इसी तरह से ए वाई प्लस हो रहा है बी वाई में, और ये बराबर आएगा आर वाई के। ए वाई होता है ए साइन थीटा के, बी वाई होता है बी साइन थीटा के, और ये बराबर किसके होगा, आर वाई के। फर्दर भी इसकी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह हुई तो वो आपको इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में करा दूंगा। हमारा टाइम यहीं पे आउट हो रहा है, तो यहीं तक की बातें आज मुकम्मल करें। आज आपका टास्क यही है कि इस डायग्राम की स्केल और पेंसिल के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि ठीक है जी बेटे। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ।